हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि ज्योतिष में राहु और केतु 9 ग्रहों में गिने जाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। राहु और केतु के फलित कुंडली में कैसे किया जाए, इसके बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। जैसा कि राहु और केतु के औसत मान या सत्य मान, कुछ पहले इस चीज़ों पे कुछ प्रश्न उठता है कि राहु केतु का औसत मान लिया जाए या रियल मान लिया जाए, सत्य मान लिया जाए। तो औसत मान, जैसा कि राहु केतु की गति असमान होता है जो मीन वैल्यू को बताता है, और दूसरा ट्रू वैल्यू को बताता है। तो जितने भी पंचांग आते हैं उसमें दोनों वैल्यू दिया रहता है, तो हमें ट्रू वैल्यू को ही लेना चाहिए, मीन वैल्यू को नहीं लेना चाहिए। अर्थात औसत वैल्यू को न लेकर के रियल वैल्यू को लेना चाहिए, सत्य मान को लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न उठता है राहु केतु की दृष्टियां। राहु और केतु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम, नवम। जहां पर राहु या केतु बैठते हैं वहां से पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि को भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत ही बड़े मतांतर में फंसा हुआ है, राहु केतु की उच्च नीच। राहु केतु की उच्च नीच के लिए बहुत सारे मान्यताएं हैं। केतु की मान्यता है कि केतु और राहु केतु, राहु मिथुन में उच्च का होता है तथा धनु में केतु उच्च का माना जाता है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों का मत है तथा बहुत सारे क्लासिक बुकों में ये भी लिखा है कि राहु वृषभ में उच्च का होता है और केतु वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इन मतांतरों में न पढ़ करके यहाँ तक देखने में आया है कि राहु केतु का उच्च या नीच का वैल्यू का ही ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी कोई निश्चित राशि नहीं है। इसलिए इसका उच्च नीच लेना मुझे तो ठीक नहीं लगता और मैं इस वैल्यू को लेता भी नहीं है, उच्च नीच को। फिर आज चर्चा करेंगे कि राहु केतु के फलित करते समय हमें मुख्यतः 3 वैल्यू देखना पड़ता है। किसका फल हम बताएंगे। एक नैसर्गिक फल होता है, जैसा कि सभी ग्रहों का अपना एक नैसर्गिक गुण धर्म होता है, एक नैसर्गिक फल। दूसरा होता है दशा फल। नैसर्गिक फल और दशा फल दोनों अलग अलग होते हैं। ये जरूरी है नहीं है कि नैसर्गिक फल जो है वही दशा में भी वही फल देगा। जैसे कि लग्न में बैठा शुक्र, उसका नैसर्गिक फल है सुंदरता देना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शुक्र की दशा आएगा तो व्यक्ति जो है सुंदर हो जाएगा। तो अर्थात नैसर्गिक फल और दशा फल दोनों का अलग अलग फलित किया जाता है। तीसरा होता है गोचर का फल। गोचर का फल, तीनों के फलों में अंतर होता है।
तीनों को फलित करते समय हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे दशाफल, किस तरह से दशाफल को देखा जाए। देखिए, राहु केतु को फलित करते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे राहु और केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उसका फल देते हैं, मतलब जिस हाउस में बैठेंगे, जिस घर में बैठेंगे उस घर के अनुसार फल देंगे। जैसे चतुर्थ में बैठेंगे तो चतुर्थ के अनुसार, मातृभूमि मदर पक्ष से धन भाव में बैठेगा तो धन से संबंधित चीज़ों पर अच्छे या बुरे अपना फल देगा। दशम में बैठेगा तो दशम के फल को देगा। तो एक होता है नैसर्गिक फल, दूसरा होता है राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, मतलब जिस ग्रह के साथ, जैसे राहु के साथ सूर्य बैठा है, राहु के साथ केतु मंगल बैठा है, राहु के साथ बुध बैठे हैं, राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, तो अपने साथ साथ वह उसके साथ जो ग्रह बैठते हैं उसके जैसा भी फल देता है, उसके स्वभाव के अनुसार। तीसरा होता है राहु केतु की जिन ग्रह पर दृष्टि हो उसका भी उसका भी फल देता है। राहु केतु जिन की दृष्टि, जिस ग्रहों की दृष्टि राहु केतु पर आती है उसका भी फल देता है। तीसरा, राहु केतु के नक्षत्र में जो है, राहु केतु के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठे हैं, राहु केतु के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठे हैं वह उसका भी फल देता है। तो यहाँ पर इतने फलों को, इतने प्रकार के फल को कैसे फलित करके उसे दर्शाया जाए, उसे बताया जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राहु केतु किन किन परिस्थितियों में अनुकूल फल देते हैं। राहु केतु का जो दशा फल होता है, किस किस परिस्थिति में उसके दशा के फल अच्छे होते हैं, किस किस परिस्थितियों में उसके दशा के फल विपरीत होंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राहु वायु तत्व, राहु वायु तत्व, वायु तत्व कौन कौन सा है कुंडली का, कौन कौन सी राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ। तो राहु वायु तत्व के राशि में अच्छे फल देते हैं और पृथ्वी तत्व राशि में अनुकूल फल देते हैं। पृथ्वी तत्व जैसे वृषभ, कन्या, मकर में अनुकूल फल देंगे। वहीं पर केतु अग्नि तत्व 1, 5, 9 मतलब मेष, सिंह और धनु, और जल तत्व 4, 8, 12 मतलब जल तत्व में कौन कौन सा आता है, कर्क, वृश्चिक, मीन में केतु अनुकूल फल देता है। वहीं पर अर्थ त्रिकोण, क्योंकि राहु कर्म पे विश्वास करता है, इसलिए अर्थ त्रिकोण जो कर्म त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण मतलब दूसरे हाउस, छठे हाउस और 10वें भाव, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव कुंडली के, इसमें यदि बैठे होते हैं उसकी दशा अंतर्दशाएं अच्छे फल देते हैं। और काम त्रिकोण 3, 7, 12, क्योंकि केतु कामनाओं, राहु कामनाओं का भी कारक है, इसलिए काम त्रिकोण में और अर्थ त्रिकोण में राहु अच्छे फल देते हैं। केतु धर्म का कारक है, धर्म का प्रतीक है, धार्मिक है, तो धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9, क्योंकि केतु धर्म
को मानने वाला होता है, वह जो है वचनबद्ध होता है। इसलिए धर्म त्रिकोण और मोक्ष का भी कारक होता है, इसलिए मोक्ष त्रिकोण भाव में केतु अनुकूल फल देते हैं। अब हम समझते हैं अग्नि तत्व की किसे कहते हैं। अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह, धनु है। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या, मकर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से लिख लेना है। और प्रत्येक को ये अग्नि तत्व की राशियों में ये आ जाएंगे, पृथ्वी तत्व की राशि में ये आ जाएंगे, वायु तत्व की राशि में ये आ जाएंगे और जल तत्व की राशि में ये आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ये अग्नि त्रिकोण, अग्नि तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व और जल तत्व में, अग्नि तत्व और जल तत्व में केतु के अच्छे फल देता है, अनुकूल फल देता है। और पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में वृषभ मतलब राहु अच्छे फल देते हैं। अब हम धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के बारे में समझते हैं। कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव को धर्म त्रिकोण बोलते हैं। दूसरे भाव, 6ठे भाव, 10वां भाव को अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। काम त्रिकोण किसे बोलते हैं, जहाँ से कामनाएं पैदा होती हैं। तीसरे भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, 11वें भाव को काम त्रिकोण बोलते हैं। मोक्ष त्रिकोण किसे बोलते हैं, चौथा भाव, 8वां भाव और 12 भाव, 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। मतलब धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में राहु अच्छे फल केतु अच्छे फल देते हैं। अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में राहु अच्छे फल देते हैं। अब इसके राहु केतु के फलित कैसे करें, तो आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु जब अकेले बैठे हों तो उसका फलित कैसे करें। राहु केतु जब अकेले हों तो उसको फलित कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है, भाव के स्थिति का विचार करें। पहले उस भाव के कहाँ पे स्थित है, वो कर्म त्रिकोण में है, धर्म त्रिकोण में है, मोक्ष त्रिकोण में है, वह कहाँ बैठा है, उस भाव की स्थिति का विचार करें। दूसरा, यदि वह राहु केतु से त्रिकोण या सप्तम में होता है तो भाव पीड़ित और उसकी चपेट में आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु या केतु जिस त्रिकोण में, उसके त्रिकोण कौन कौन से होता है, त्रिकोण होता है 1, यहाँ पे वो बैठा है, 5, 9, मतलब यहाँ पे बैठा है तो उसके पंचम और नवम भाव और साथ में उसके ठीक सामने 7वां भाव। अगर इसकी चपेट में उसके राशि स्वामी आ जाए तो वह जो है उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो उसके परिणाम पर उसकी छाया पड़ने लगता है। यदि वह राहु केतु के चपेट में अर्थात त्रिकोण में ना हो, जब उसके त्रिकोण में ना हो तो क्या देखना है, उस ग्रह के बल का विचार करें। मतलब जो इस राशि में उसके डिस्पोजिटर जो होते हैं उसके राशि स्वामी के बल पे विचार करें। अगर उसका वह बली होगा
तो राहु की दशा अच्छी जाएगी। यदि ग्रह बली तो राहु केतु का भाव अधिक फल देगा। यदि ग्रह बली होगा तो राहु केतु उस भाव का फल अधिक देगा। यदि ग्रह निर्बल है तो राहु केतु भाव की हानि करेंगे। राहु केतु को फलित करते समय सबसे पहले भाव का विचार करना है। उसके बाद उसे देखना है क्या कहीं उसके त्रिकोण में, उसके जहाँ पे राहु या केतु बैठे हैं, उसके जो लॉर्ड है क्या राहु केतु के त्रिकोण में है। त्रिकोण मतलब उसके पंचम में, वहाँ से पंचम और वहाँ से नवम या सप्तम में। अगर नवम, सप्तम और पंचम में यदि है तो वह अपने फल को खुद कम कर देगा, मतलब वह राहु केतु की छाया में आ जाएगा। और दूसरी शर्त, सबसे पहले जिस ग्रह में बैठे हैं, जिस भाव में, हाउस में बैठे हैं, उसके जो स्वामी हैं उसके बल का विचार करें। यदि ग्रह बली है तो राहु केतु उस भाव का फल अधिक देता है। यदि ग्रह निर्बल है, यानी जिसमें बैठा है उसका फल, वह अगर खुद निर्बल है तो राहु केतु उस भाव की हानि करेगा। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहले देखते हैं, ये उदाहरण कुंडली है। उदाहरण कुंडली नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। राहु कहाँ बैठा है तो यहाँ पर देखेंगे कि राहु लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। राहु लाभ स्थान पे बैठा है। क्या देखेंगे कि क्या राहु की दृष्टि इसके जो लॉर्ड है, इसके लॉर्ड कौन है, इसके स्वामी कौन है, इसके डिस्पोजिटर कौन है, इसके डिस्पोजिटर शनि देव हैं। और शनि देव जो है कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, क्या यहाँ पे उसके ग्रह है? नहीं है। फिर इसके जो है सप्तम में है? नहीं है। कौन नहीं है? इसके डिस्पोजिटर। क्या उसके नवम में है? तो यहाँ से 7, 8, 9 यहाँ भी नहीं पड़ रहा है। तो मतलब अर्थात इसके ऊपर, मतलब इसके डिस्पोजिटर के ऊपर, मतलब इसके लग्नेश के ऊपर, यहाँ के जो स्वामी हैं उसके ऊपर राहु का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका फल अच्छा देगा, मतलब ये स्वतंत्र है अपने फल को देने के लिए। फिर यहाँ पर इसके वैल्यू को देखें, इसके फल, इसके बल। तो यहाँ पर क्या है, शनि जो है भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। और इस पर गुरु की, मतलब जहाँ पे बैठा है उसके स्वामी की भी दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर शनि बलवान हुआ। तो राहु की दशा में राहु पूर्ण रूप से लाभ स्थान का फल देगा। और राहु पर शनि की दृष्टि भी जा रही है। तो अपने दशा में राहु 11वें भाव का फल देगा। साथ में शनि की दृष्टि पड़ने से ये शनि के जैसे अच्छे परिणाम देंगे, अच्छा फल देगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में यहाँ पर राहु को देखते हैं। राहु यहाँ पर बैठा है पंचम भाव में। और
राहु के जो स्वामी हैं, जहाँ पे राहु बैठे हैं उसके स्वामी मंगल देव हैं। फिर मंगल देव का विचार करते हैं। मंगल यहाँ से 5 में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या है, या क्या इसके त्रिकोण में बैठा है? 1 2 3 4 5। हाँ, यह इसके त्रिकोण में बैठा है और इस पे इसकी दृष्टि जा रही है। राहु की दृष्टि खुद जो है इसके डिस्पोजिटर पे जा रहा है, जिसके वजह से राहु के गिरफ्त में मंगल आ गया। राहु की छाया मंगल पर पड़ गया, जिसके कारण यह पंचम भाव के फल अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह खुद राहु के गिरफ्त में, क्योंकि लग्न यहाँ पर स्थित पंचम और पंचमेश दोनों पर राहु की दृष्टि जा रही है। यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे दृष्टि जा रही है, तो यह जो है अपनी राहु की दशा में इसके बुरे फल देंगे। बुरे फल क्या होगा? पंचम भाव से हम एजुकेशन का विचार करते हैं, तो एजुकेशन, इसकी एजुकेशन को लेकर के व्यवधान उत्पन्न होगा। एजुकेशन में सफलता नहीं मिलेगा। अगर वो टेक्निकल एजुकेशन लेता होगा तो टेक्निकल एजुकेशन में उसे सफलता मिलेगा, क्योंकि राहु टेक्निकल का कारक है और इसके स्वामी मंगल भी टेक्निकल के कारक हैं। यदि वह टेक्निकल सब्जेक्ट से पढ़ता होगा तो निश्चित ही उसे सफलता मिला होगा। और राहु, एक तीसरा उदाहरण से समझते हैं। तीसरे उदाहरण में अभी तक तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा राहु कहाँ बैठा है। राहु यहाँ सप्तम में बैठा है, सबसे पहले देख लें। फिर उसके बाद राहु किसके भाव में बैठा है, किसके घर में बैठा है। यहाँ पे राहु शनि के घर में बैठा है, क्योंकि इसके जो लॉर्ड है, इसके स्वामी हैं, शनि हैं। फिर हम देखेंगे शनि कहाँ पे बैठा है। शनि चतुर्थ स्थान पे बैठा है। ठीक, शनि चौथे स्थान पे बैठा है। फिर देखेंगे क्या इसकी दृष्टि जा रही है। राहु की दृष्टि शनि पे नहीं जा रहा है, ये राहु के गिरफ्त में नहीं है। फिर क्या देखेंगे? अब देख रहे हैं कि शनि जो है उच्च का है। जब यहाँ पे शनि उच्च का होके बैठा है तो राहु अपने दशा में सप्तम भाव का फल अच्छा देगा, क्योंकि इसके जो डिस्पोजिटर हैं वह खुद उच्च के होके बैठे हैं। इसकी दशा में ये अच्छा फल देगा, तो राहु का दशा अच्छा जाएगा। लेकिन किसके लिए अच्छा जाएगा? इसके पार्टनर्स के लिए अच्छा जाएगा। जबकि स्वामी जो लग्न है, फिर यहाँ पर केतु को देखेंगे। केतु को देख लीजिए। केतु के स्वामी, केतु किसके राशि में बैठे हैं? केतु के राशिपति कौन है? केतु यहाँ जो बैठा है इसके राशिपति चंद्रमा है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? चतुर्थ में, चतुर्थ स्थान पे बैठा है। ठीक है, चतुर्थ भाव पे बैठा है। यहाँ दिग्बली है, लेकिन पक्षहीन है, क्योंकि सूर्य के काफ़ी करीब बैठा हुआ है। ये पक्ष से निर्बल है। फिर देखते हैं शनि के साथ बैठा है, यहाँ विषयोग बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चंद्रमा बहुत वीक है और शनि से पीड़ित है। इसके कारण केतु की दशा अच्छी नहीं जाएगी। केतु की दशा में व्यक्ति को व्याधाएं, बीमारी, निर्धनता
आदि से परेशान रहेगा। तो इस प्रकार से राहु केतु को फलित किया जाता है। आज हम चर्चा किए राहु जब अकेला हो तो उसे कैसे फलित करना चाहिए। उसको फलित करने के लिए सबसे पहले राहु या केतु जिस भाव में बैठे हैं उसके स्वामी कहाँ बैठा है, उसके स्वामी क्या राहु केतु के त्रिकोण में बैठे हैं। अगर त्रिकोण में बैठे हैं तो अपने फल को वो ग्रहण लगा देता है। अगर वह त्रिकोण में नहीं बैठे हैं, जितने ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जितना उसके डिस्पोजिटर बलवान होंगे उसकी दशा उतनी ही अच्छी जाएगी। इस प्रकार से मैंने आज राहु केतु के अकेले होने पर किस प्रकार से फलित किया जाता है इसके बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में मैं राहु केतु जब अन्य ग्रहों के साथ हो तो किस प्रकार से फलित किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम।